राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एकदम एकदम बिल्कुल ठीक ठाक ही होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए कृष्णा स्पेशल क्लासेस के ऑल वीडियोज। तो चलिए, आज हम अध्ययन करते हैं बायोलॉजी का सेकंड स्टेप, यानी कि सेकंड पार्ट, और उसमें कोशिकांग नंबर है 11। ठीक है, हम आपको फर्स्ट पार्ट में बायोलॉजी के जो कोशिका था उसका 10 स्टेप आपको बता दिए थे। उसमें से जो हमारा 10वां स्टेप था वो था लाइसोसोम। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 11वां स्टेप, जीव द्रव्य। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे विनती है कि यदि अभी तक आपने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, वरना सेकंड पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने आपको फर्स्ट पार्ट में 10 स्टेप बता दिए थे। जो 10वां था वो लाइसोसोम था। ठीक है, एक बार हम आपको रिवाइव करा देते हैं। देखिए, पहला था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, हमने बताया था। हमने ऑक्सीजन लेते हैं, उसमें ऑक्सीजन, जब हम सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन में हम, जब हमारे ऑक्सीजन जो सांस लेकर के जाती है वो कहाँ जाती है, फेफड़ों में। फेफड़ों में क्या होता है, हीमोग्लोबिन बैठा रहता है, वो ऑक्सीजन को उठा के सीधे दे देता है माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया उसको क्रेफ्ट चक्र चलाती है, उसमें से ऊर्जा में परिवर्तन, 38 एटीपी में परिवर्तन कर देती है। वो 38 एटीपी मिलकर के क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बना देते हैं। ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद में गाल्जी बॉडी परिवहन करता है, जो ऊर्जा शरीर के जिस स्थान पर ऊर्जा बची हुई स्टोर होती है उसे लेकर के जो कार्य कर रहा होता है हमारा पार्ट बॉडी का, उसे दे देती है। ठीक है, उसके बाद में वैक्यूल्स, रसदानी, जो जल संग्रह करती है। उसके बाद में सेंट्रोसोम, तारककाय, जो कि कोशिका का विभाजन करता है। उसके बाद में ईआर, जो ये जाली बनी देख रहे हैं आप, ईआर जो आंतरिक सहायता करती है, जाली टाइप होती है, पिलर टाइप की। ठीक है, उसके बाद में राइबोसोम, राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। लाइसोसोम, लाइसोसोम तक हम आपको पढ़ा दिए थे। लाइसोसोम क्या करता है, इसके अंदर एक जल अपघटक एंजाइम होता है जो हमारी मरी हुई कोशिकाओं का पाचन करता है। तो चलिए आज हम आगे स्टार्ट करते हैं। अगला है हमारा स्टेप नंबर 11, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये पहली बात तो ये है, जैसे आपसे कोई पूछ दे, लोग पूछ देते हैं कि ये बताओ पानी का कलर कैसा होता है, पूछते हैं लोग, या पूछते हैं कि पानी का स्वाद कैसा होता है। तो आप क्या बताते हैं कि पानी रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन। पानी का कोई रंग नहीं होता, पानी का कोई स्वाद नहीं होता, और पानी की कोई खुशबू या बदबू नहीं होती। ठीक है, पानी रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन और एक तरल पदार्थ है। ठीक है, कैसा है, तरल पदार्थ। ठीक है, उसी प्रकार पानी का कोई रंग होता है, नहीं होता है। जीव द्रव्य होता क्या है, जीव द्रव्य एक तरीके का पानी ही होता है, इसीलिए उसे कलरलेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कलर। जीव द्रव्य जो होता है वो कलरलेस यानी कि रंगहीन होता है। ठीक है, इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जीव द्रव्य होता क्या है। देखिए, हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं के अंदर भरा हुआ द्रव यानी कि पानी, और प्लस न्यूक्लियस। हमने बताया था हमारी कोशिका का जो मेन पार्ट होता है वो होता है न्यूक्लियस, केंद्रक, जो पूरी कोशिका को चला के चलता है। जैसे स्कूल का उदाहरण दिया था प्रिंसिपल का, देश का उदाहरण दिया था प्रधानमंत्री का। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस है ये केंद्रक है, सेंटर मैन पूरी कोशिका का, ये पूरी कोशिका को चला के चलता है। ठीक है, तो देखो ये आप देख सकते हैं ये। ठीक है, ये जो क्या है, कोशिका के अंदर भरा हुआ द्रव्य, और ये देखो कोशिका द्रव्य, कोशिका के अंदर भरा हुआ द्रव्य प्लस न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ द्रव्य, इन दोनों द्रव्यों को जब मिला देंगे तो बन जाएगा जीव द्रव्य। यानी कि देख लीजिए आप, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्यों, क्योंकि हमने बताया था कोशिका का जो टेक्निकल नाम होता है वो होता है साइटो, और इसका जिस विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं साइटोलॉजी। तो इसे क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। साइटो माने कोशिका, ठीक है, और प्लाज्म माने द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य को क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। और फिर उसके बाद में केंद्र का द्रव्य, केंद्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, और द्रव्य को प्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म को केंद्र का द्रव्य। अब आपसे कोई पूछे कि जीव द्रव्य किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि कोशिका द्रव्य और प्लस केंद्रिका द्रव्य, दोनों को जब मिला देंगे तो बन जाएगा जीव द्रव्य, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये कलरलेस होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे समझाते हैं। चलिए अब हम समझते हैं अगला नंबर 12, स्टेप नंबर 12। देखिए 12 में क्या है, 12 में है सिलिया और फ्लैजेला। क्या है, सिलिया और फ्लैजेला। ठीक है, सिलिया और फ्लैजेला आप समझ लेते हैं। सिलिया और फ्लैजेला जो होता है वो देखो लिखा है कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ये जो होता है बालों की तरह दिखता है। किसकी तरह, बालों की तरह दिखता है। देखिए ये हमारी कोशिका है, ठीक है, ये ठीक है,
इसकी तरह होती है, मतलब जैसे हम लोग, और खास बात यह है ये केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है। किसमें? जंतु कोशिका में पाई जाती है, पादप कोशिका में नहीं पाई जाती है। ठीक है, क्या? सिलिया एवं फ्लैजेला। सिलिया एवं फ्लैजेला क्या होता है? ये लाइक हेयर स्ट्रक्चर होता है, यानी कि बालों की तरह दिखती है। अगर बात करें कि सिलिया, तो सिलिया छोटे बालों की तरह दिखती है, फ्लैजेला बड़े बालों की तरह दिखती है। सिलिया किसकी तरह? छोटे बालों की तरह, और फ्लैजेला बड़े बालों की तरह। ठीक है, हमारे जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु वो जो चलते हैं जो दौड़ते हैं स्त्री की वेजिना के अंदर जब गति करते हैं, तो उनको जो गति करने का काम होता है, ये देखो लिखा है मूवमेंट। ठीक, गति करने का जो काम होता है, मोशन करने का जो काम होता है, वो कौन करवाता है? सिलिया एवं फ्लैजेला ही करवाती है। ठीक है, उनकी जो गति करने का कार्य होता है शुक्राणु का, वो सिलिया एवं फ्लैजेला ही करवाती हैं। ठीक है, और क्या होता है? ये बाहरी आउटर पार्ट पर, देखिए आउटर पार्ट यानी कि बाहरी परत पर पाया जाता है। कौन? ये देखो रोम है, ये रोम हमारी त्वचा पर है और बाहरी परत पर है। ठीक है, बाल हैं, बाल बाहरी परत पर हैं। तो आप उदाहरण के लिए रोम और बाल ले सकते हैं कि छोटे रोमों को सिलिया बोल सकते हैं, बड़े बड़े बालों को फ्लैजेला बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे शरीर के बाहरी पार्ट पर पाए जाते हैं। और शुक्राणु में ये क्या करते हैं? उनको जाने के लिए, वेजिना के अंदर जाने के लिए उनको क्या करते हैं? रास्ता प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? उनको मोशन का, गति का काम करवाते हैं। ठीक है, इसीलिए ये मूवमेंट और फीडिंग का काम करता है। सिलिया फ्लैजेला किसकी तरह दिखती हैं? बालों और रोम की तरह दिखती हैं, लाइक हेयर स्ट्रक्चर। ठीक है, और बाहरी पार्ट पर बने होते हैं। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम समझते हैं स्टेप नंबर 13। ठीक है, उसमें जो है लवक है। अब देखिए ध्यान से समझना, लवक जो है वो कोशिका का सबसे मेन पॉइंट है। ठीक है, यानी कि लवक जो कोशिकांग है वो सबसे मेन पॉइंट है। आप पहले एक बात और याद रखिए कि लवक जो है वो ओनली इन प्लांट, यानी कि केवल पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल में ही पाया जाता है। लवक जो है वो केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है, यानी कि एनिमल सेल में अगर बात करें तो एनिमल सेल में ये पाया नहीं जाता है। केवल किसमें? पौधों में पाया जाता है। किसमें? पौधों में, प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, पादपों में पाया जाता है। अब देखिए बात करेंगे कि लवक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो प्लास्टिड कहते हैं। लवक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लास्टिड कहते हैं। ठीक है, ओनली इन प्लांट, केवल पौधों में ही पाया जाता है, यानी कि पादप कोशिका में ही पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया नहीं जाता है। ठीक है, और एक बात याद रखें कि पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग या सबसे बड़ा पार्ट कोशिका का क्या होता है? लवक होता है। क्या होता है? लवक होता है। लवक जो है वो पादप कोशिका का सबसे मेन पार्ट है, मतलब मेन उसका अंग है। कोशिकांग, कोशिका का जो अंग है, अंग बोल सकते हैं। कोशिकांग का मतलब क्या होता है? कोशिका का अंग, तो हम सीधे अंग बोल सकते हैं कि पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, तो वो होता है लवक। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। अब देखते हैं कि लवक कितने प्रकार के होते हैं। तो हमेशा याद रखिए लवक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक क्लोरोप्लास्ट, कौन सा? क्लोरोप्लास्ट, यानी कि हरित लवक। ठीक है, बात समझ लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसे हिंदी में कहते हैं हरित लवक। ठीक है, आपने सुना होगा हरित लवक, वर्णित लवक, अवर्णित लवक के बारे में। ठीक है, तो नंबर 1 होता है क्लोरोप्लास्ट, इसे कहते हैं हरित लवक। ये क्या करता है? ये पत्ती तना में पाया जाता है। ठीक है, और ये करता क्या है? भोजन का निर्माण करता है। देखो आपने प्रकाश संश्लेषण के बारे में तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो हम इसका अलग से चैप्टर बनाएंगे प्रकाश संश्लेषण का, उसमें विधिवत स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ठीक है, अभी आप थोड़ा समझ लेते हैं उसके बारे में कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी कि जिसे हरित लवक बोलते हैं, ये पत्ती तना में पाया जाता है। देखिए पौधे जो होते हैं, पौधे का जो पत्तियों का कलर और शाखाओं का कलर हरा होता है, वो किसके कारण होता है? वो क्लोरोप्लास्ट के कारण ही होता है। यानी कि पौधों में हरा रंग किस कारण होता है? किसके कारण होता है? तो वो क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक के कारण ही पौधों का कलर कैसा होता है? हरा होता है। अब आपके मन में एक विचार आया होगा कि सर पौधों का जो हरा रंग होता है वो होता है किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। लेकिन आप भी सही हैं, समझिए पौधों के अंदर पाया जाता है नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक, और हरित लवक के अंदर ही क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हरित लवक के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और मैग्नीशियम पाया जाता है। ये हम अलग बताएंगे जब प्रकाश संश्लेषण चैप्टर बनाएंगे। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? हरित लवक, और हरित लवक के अंदर ही क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण तना और पत्ती का रंग कैसा होता है? हरा होता है। बात समझ में आ रही? और ये करता क्या है? ये भोजन का निर्माण करता है, उसी को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। कैसे? सूर्य की किरणों से वो अपना भोजन और पानी से और ऑक्सीजन से मिला करके अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं। कौन? पादप। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। चलिए
दूसरा नंबर है ल्यूकोप्लास्ट। क्या है? ल्यूकोप्लास्ट, जिसे बोलते हैं अवर्णित लवक। क्या बोलते हैं? अवर्णित लवक। ल्यूकोप्लास्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अवर्णित लवक। ठीक है, अवर्णित लवक जो होता है वो जड़ और मूल, मतलब जड़ और मूल एक ही बात होती है। मूल क्या होता है? लोग बोलते हैं ना हमारा मूलधन वापस कर दो। मूलधन का मतलब जितना हमने दिया है। तो मूल या जड़ बात एक ही होती है। ठीक है, तो ये जड़ मूल में पाया जाता है और ये भोजन संग्रह करता है। देखिए अभी हमने आपको बताया था कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या होता है कि पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। किससे? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि भोजन की महामारी आ जाती है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो अवर्णित लवक जो होता है वो जो क्लोरोप्लास्ट भोजन बना के तैयार करता है उसे भोजन संग्रह यानी कि स्टोर करके बचा के रख लेता है। क्यों? वो इसलिए रख लेता है, वो ये सोचता है कि जब कभी विपत्ति आएगी, भोजन की महामारी होगी, तब वो हम निकाल कर खाते जाएंगे। तो ल्यूकोप्लास्ट को क्या कहते हैं? अवर्णित लवक। ये कहाँ पाया जाता है? मूल जड़ में। ठीक है, ये काम क्या करता है? भोजन का संग्रह करता है। क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं? हरित लवक। ये कहाँ पाया जाता है? तना और पत्ती में। इसका काम क्या होता है? भोजन का निर्माण करता है। इसके कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है, अब देखते हैं नंबर 3 पर है क्रोमोप्लास्ट। क्या है? क्रोमोप्लास्ट इसे बोलते हैं वर्णित लवक। क्रोमोप्लास्ट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्णित। हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्णित लवक। क्रोमोप्लास्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्णित लवक। ठीक है, वर्णित लवक जो होता है वो केवल रंग प्रदान करता है। तो लवक के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। कौन से? क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, यानी कि हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक। ठीक है, 3 भाग होते हैं किसके? प्लास्टिड के, लवक के। ठीक है, इसमें सबसे मेन पॉइंट जो होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, क्योंकि यही मेन काम पौधों में करता है, भोजन बना। देखिए जीवन का मेन आधार जो है वो भोजन है। अगर हमें भोजन नहीं मिलेगा तो हम जीवित नहीं रह सकते। इसीलिए अगर हरित लवक ही नहीं होगा और इन्हें पौधों को भोजन ही नहीं मिलेगा तो जीवन का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ठीक है, इसीलिए मेन जो होता है वो हरित लवक होता है। उसके बाद में क्रोमोप्लास्ट आप समझ गए कि ये केवल रंग प्रदान करता है। ये केवल रंग प्रदान करता है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं जैसे गाजर होता है। गाजर का जो रंग होता है, लाल होता है, वो कैसा होता है? किसके कारण? कैरोटीन के कारण होता है। गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, दूसरा होता है, आपने चुकंदर देखा होगा। चुकंदर का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण? बीटा नोन के कारण होता है। किसके कारण? बीटा नोन के कारण होता है। तीसरा है टमाटर। टमाटर तो आपने देखा होगा। टमाटर का लाल रंग किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। ठीक है, आप इतनी बात समझ गए। तो पादप कोशिका का सबसे बड़ा पार्ट लवक। ठीक है, लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। हरित लवक, अवर्णित लवक, वर्णित लवक। हरित लवक क्या करता है? रंग प्रदान करता है। अवर्णित लवक क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है। नहीं सॉरी, हरित लवक क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है। अवर्णित लवक क्या करता है? उसे संग्रह कर लेता है। वर्णित लवक क्या करता है? ये केवल रंग प्रदान कर देता है। उदाहरण के लिए आप समझ गए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आशा करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे समझते हैं। चलिए आगे समझते हैं। अगला नंबर जो है हमारा 14, स्टेप नंबर 14, वो क्या है? गुणसूत्र। क्या है? गुणसूत्र। गुणसूत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। गुणसूत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। ठीक है, गुणसूत्र के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। गुणसूत्र जो है वो हमारे जीवन का मेन आधार है। गुणसूत्र के बिना हमारा जीवन संभव क्या, उत्पन्न ही नहीं होगा तो संभव क्या है। ठीक है, तो गुणसूत्र हमारे जीवन का मेन आधार है। गुणसूत्र से ही हमारे जीवन की जैसे हमारे कोशिका शरीर की क्या कहलाती है? मौलिक इकाई, उसी तरीके से जीवन भी पूरी गुणसूत्र भी जो होता है वो हमारे जीवन में पूरी भूमिका निभाता है। ठीक है, तो चलिए अध्ययन करते हैं गुणसूत्र का। गुणसूत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। अगर बात करें तो उनकी गुणसूत्र कहाँ पाया जाता, तो हमने आपको बताया था कि एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि आखिर एक कोशिका के अंदर होता क्या क्या है। तो उन्होंने क्या किया, त्वचा में सुई ऐसे सुई घुसोड़ दी। सुई घुसोड़ने के बाद में उसमें से 10-12 कोशिकाएं निकली। फिर उस कोशिका को उन्होंने खींचा, जूम किया तो क्या देखा? उसके अंदर न्यूक्लियस देखा। क्या देखा? न्यूक्लियस। कहाँ पर? ये बैठा है। ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस को जब उन्होंने उसको जूम किया, उसको निकाला, तो देखा कि उसमें से क्या क्या पाया गया? डीएनए, आरएनए। क्या क्या? डीएनए, आरएनए,
जीन, क्योंकि आरएनए जो होता है वो डीएनए का ही भाग होता है। अगर डबल पोलिंग संरचना है तो डीएनए, सिंगल पोलिंग संरचना है तो आरएनए, सिंगल पोलिंग संरचना है तो आरएनए, डबल पोलिंग संरचना है तो डीएनए। ठीक है, तो उन्होंने उस न्यूक्लियस को जब जूम किया तो उसमें से एक तो जीएनए निकला, वो डीएनए निकला, और आरएनए निकला और जीन निकला। क्या निकला? डीएनए, आरएनए, जीन। अब मेरा टॉपिक चल रहा है गुणसूत्र। ठीक है, तो उसी केंद्र के अंदर गुणसूत्र भी पाए गए थे। गुणसूत्र का आकार यानी कि संरचना आप लोग जानते होंगे, एक धागे की जैसी होती है। कैसी होती है? धागे की जैसी। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं गुणसूत्र का चित्र, ये दर्शाया गया है। ये धागे की तरह है? नहीं है। क्यों? अभी आपको समझ में आएगा, समझिए। गुणसूत्र को इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोसोम। अगर बात करें कि ये पाया कहाँ जाता है, तो ये केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होता है। और इस केंद्रक के अंदर क्या क्या उपस्थित होता है वो भी देख लीजिए। डीएनए, आरएनए और जीन। डीएनए, आरएनए, जीन, जीन, आरएनए, डीएनए। क्या क्या? डीएनए, आरएनए, जीन, डीएनए, आरएनए और जीन और गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम सब केंद्रक के अंदर ही पाया जाता है। इस केंद्रक के अंदर क्या क्या? गुणसूत्र, क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए, जीन, जीन, आरएनए, डीएनए, क्रोमोसोम, ये सब कहाँ पाया जाता है? केंद्र के अंदर पाया जाता है। ठीक है, बात करें कि मानव में, किसमें? हम में, हम लोगों में यानी कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 46। कितनी? 46 यानी कि 46। ठीक है, 46 होती है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जिसे दर्शाते हैं 23 जोड़ी। आपके मन में एक डाउट आया होगा कि 23 जोड़ी ही क्यों बोलते हैं? तो देखिए, हमारे शरीर में बहुत से अंग ऐसे हैं जो जोड़ा में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, हाथ कैसे हैं? जोड़े में है, डबल है, ओके। पैर कैसे हैं? जोड़े में है, डबल है, ओके। आंख कैसी है? डबल है, जोड़े में है। कान कैसे हैं? जोड़े में है। नाक के छिद्र जोड़े में है। दांत जोड़े में है। सब जो भी समस्त पार्ट हैं, समथिंग इज पार्ट, कैसे हैं? जोड़े में है। कैसे हैं? जोड़े में है। इसीलिए हम इन्हें जोड़ी में दर्शाते हैं। 23 जोड़ी यानी कि 46 गुणसूत्र हम में उपस्थित होते हैं। उसमें से पुरुष में जो होते हैं 44 + 2। पुरुष में कितने होते हैं? हमारे शरीर के अंदर हम में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46। 46 में दो, देखो, स्त्री हो चाहे पुरुष होंगे 46 ही। स्त्री के अंदर भी 46 और पुरुष के अंदर भी 46। लेकिन स्त्री मेल के अंदर 44 + 2 और फीमेल के अंदर 44 + 2। एक मन में आपके डाउट होगा कि 44 + 2 क्या है? ये जो 44 होते हैं, ये इन्हें बोलते हैं ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स। आप लिखना चाहें लिख भी सकते हैं, हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, ऑटोसोम्स, इन्हें बोलते हैं आलोसोम्स। ठीक, जो 44 होते हैं ये होते हैं ऑटोसोम्स। क्या होते हैं? ऑटोसोम्स। और 2 होते हैं, ये होते हैं आलोसोम्स। क्या होते हैं? आलोसोम्स। अब डाउट होगा कि ये मतलब क्या है, इनका होता क्या है? देखिए, तो जो शिशु का शरीर, शिशु के शरीर का संपूर्ण निर्माण यानी कि हमारे शरीर का संपूर्ण निर्माण जो करते हैं वो करते हैं ऑटोसोम्स। ठीक, हमारे पूरे शरीर का निर्माण कौन करता है? ऑटोसोम्स। लेकिन हमारे शरीर में लिंग निर्धारण, क्या बोलते हैं? लिंग निर्धारण यानी कि होने वाला बच्चा लड़की होगा या लड़का होगा, लड़की होगा या लड़का होगा। ठीक है, तो वो कौन होगा ये कौन निर्धारित करता है? ये करता है आलोसोम्स। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण का कार्य कौन सा गुणसूत्र करता है? तो इस पे टिक लगाइएगा। किस पे? आलोसोम्स पे। ठीक है, मनुष्य में लिंग निर्धारण का कार्य कौन करता है? आलोसोम्स करता है। कौन करता है? आलोसोम्स। क्वेश्चन आता है पक्षियों में लिंग निर्धारण, मनुष्य में लिंग निर्धारण, मेढक में लिंग निर्धारण, जानवरों में लिंग निर्धारण, सब में लिंग निर्धारण आता है। सब में, हर किसी में लिंग निर्धारण आता ही है। तो जब भी मनुष्य में आए तो आप ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो मतलब समझ गए। तो 44 होते हैं ऑटोसोम्स जो संपूर्ण शरीर का निर्माण करते हैं, और 2 होते हैं आलोसोम्स जो लिंग का निर्माण करते हैं। किसमें? पुरुष में भी यानी कि मेल में भी और फीमेल में भी। ठीक है, पुरुष के जो गुणसूत्र होते हैं उन्हें किससे दर्शाया जाता है? उन्हें XY से दर्शाया जाता है। किससे? X और Y से। और जो फीमेल के गुणसूत्र होते हैं उन्हें XX से दर्शाते हैं। किससे? XX से। ठीक है,
अब जरा मैचिंग भी करके देख लेते हैं। देखिए, अगर इधर से x गया, y गई और इधर से x गया, तो होने वाली संतान क्या होगी? होने वाली संतान होगी x y, यानी कि बॉयज। ओके, अगर इधर से x गया, इधर से x गया, तो क्या होगा? x और x, ये क्या होगा? गर्ल होगी। ये क्या होगा? बॉय होगा। समझ गए? तो इस तरीके से गुणसूत्र अपनी भूमिका निभाते हैं। ओके, समझ गए? उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे समझते हैं। और जंतु कोशिका में अंतर, ठीक है? तो देखिए, एक तरफ लिखा हुआ है एनिमल सेल और एक तरफ लिखा है प्लांट सेल। क्या लिखा हुआ है? एक तरफ एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका, एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका, और एक तरफ प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका, प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अब हम अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से अंग एनिमल सेल में पाए जाते हैं और कौन कौन से अंग प्लांट सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, और कौन से अंग एनिमल सेल में नहीं पाए जाते, कौन से अंग प्लांट सेल में नहीं पाए जाते, एवं वो कौन से अंग हैं जो दोनों में पाए जाते हैं या नहीं। ठीक है, इसका अध्ययन हम कर लेते हैं। तो चलिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एक तरफ एनिमल सेल लिखा हुआ है यानी कि जंतु कोशिका, एक तरफ प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब हम अध्ययन करते हैं। और हाँ, बीच में जो ये ब्लू कलर से लिखा हुआ है, ये वो अंग हैं जो दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अध्ययन करते हैं। तो एक तरफ लिखा हुआ है एनिमल सेल, तो एनिमल सेल का पहले हम अध्ययन कर लेते हैं। तो देखिए, एनिमल सेल जो होती है यानी कि जो जंतु कोशिका होती है, वो आकार में छोटी होती है, स्मॉल होती है। कैसी होती है? स्मॉल यानी कि छोटी होती है। और जो प्लांट सेल होती है वो आकार में लार्ज यानी कि बड़ी होती है। कैसी होती है? बड़ी होती है। तो एनिमल सेल प्लांट सेल के तुलना में छोटी होती है और जो प्लांट सेल होती है वो एनिमल सेल की तुलना में बड़ी होती है। इतनी बात समझ गए? चलिए दूसरा देखते हैं। जो एनिमल सेल होती है वो आकार में गोल होती है। कैसी होती है? गोल होती है। जो एनिमल सेल होती है वो आकार में गोल होती है। जो प्लांट सेल होती है वो आकार में चौकोर होती है। कैसी होती है? चौकोर, चार खंडों वाली। ठीक है, चार कोने वाली। कैसी होती है? चार कोनों वाली चौकोर होती है। ठीक है, इतनी बात समझ गए? ठीक है, अगला देखते हैं। जो एनिमल सेल का जो वैकुल्स होता है, वैकुल्स का मतलब समझ रहे हैं? वैकुल्स मतलब रसदानी। रसदानी जो जल संग्रह करती है। हमने बताया था कि हमारे शरीर में 80% 70% पानी होता है और 70% पानी को जो स्टोर करके रखता है उसी को बोलते हैं रसदानी। क्या बोलते हैं? रसदानी। वो कहाँ रहता है? कुछ पानी रहता है कोशिका द्रव्य यानी कि ये वाला, ठीक है, और कुछ रहता है केंद्रक द्रव्य। ठीक है, इन दोनों में रहता है, तभी हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन 70% पानी हमारी बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, तो जो वैकुल्स होता है एनिमल सेल का, वो आकार में छोटा होता है। किसकी तुलना में? प्लांट सेल की तुलना में। ठीक है, और जो प्लांट सेल का वैकुल्स होता है यानी कि रसधानी होती है, वो एनिमल सेल की तुलना में बड़ी होती है। इतनी बात समझ गए? ठीक है, आगे देखते हैं। एनिमल सेल में जो सिलिया फ्लैजेला होता है, हमने आपको बताया था कि जो सिलिया फ्लैजेला होता है वो केवल एनिमल सेल में ही पाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमने अभी आपको बताया था कि ये रोम, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है यानी कि रोम के तरीके दिखते हैं। छोटे सिलिया जो होता है वो रोम के तरीके से होता है। फ्लैजेला जो होता है वो बड़े बड़े बालों के तरीके से होता है, जो शुक्राणुओं को उनके मोशन के लिए उनको गति प्रदान करता है। ठीक है, तो जो सिलिया फ्लैजेला होता है वो केवल एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। लेकिन हमने आपको बताया था कि सेल बाल यानी कि कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। हमने आपको बताया था जब कोशिका फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था, उसमें बताया था कि जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, वो केवल पौधों में पाई जाती है यानी कि प्लांट सेल में पाई जाती है। और जो कोशिका झिल्ली होती है वो दोनों में पाई जाती है। वो बनी काहे की होती है? वो प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, वो दोनों में पाई जाती है, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। क्यों? क्योंकि कोशिकांग रखने के लिए एक झिल्ली चाहिए, वो दोनों में होती है। और कोशिका भित्ति यानी कि सेल बाल जो होती है वो केवल पेड़ों में होती है, जो ऊपरी त्वचा होती है, इनकी छाल जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें छाल का कार्य कौन करता है? सिलिया और फ्लैजेला। ठीक है, इनमें सेल बाल छाल होती है, इतना अंतर होता है। अगला है लाइसोसोम। एनिमल सेल में पाया जाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम आप समझ रहे हैं, लाइसोसोम के अंदर एक जल अपघटक एंजाइम होता है जो कोशिका का पाचन करता है। ठीक है, मरी हुई कोशिकाओं का पाचन करता है कौन? लाइसोसोम। और जब कोशिका का कोई भी कोशिकांग काम नहीं करता है तो ये अपना थैली फाड़ देता है और इसी थैली के फटने से सारे कोशिकांग मर जाते हैं, इसीलिए इसे एटम बम भी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। तो और इधर प्लांट सेल में क्या होता है?
लाइसोसोम के स्थान पर प्लास्टिड होता है। हमने अभी आपको पढ़ाया था प्लास्टिड। प्लास्टिड मतलब लवक। लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक। ठीक है, हरित लवक जो होता है वो भोजन बनाता है, अवर्णित लवक जो होता है वो भोजन को संग्रह करता है, और वर्णित लवक जो होता है वो पौधों को क्या करता है? रंग प्रदान करता है। ठीक है, हमने अभी आपको समझाया था, आप देख लीजिए। लेकिन इसमें जो प्लास्टिड में यानी कि लवक में जो मेन पॉइंट होता है, मेन नंबर होता है, वो होता है क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। ठीक, इतनी बात आप समझ गए। ठीक है, अब हम देखते हैं वे अंग जो दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए एक तो है झिल्ली, जिसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली। अरे भैया, कोशिका के जो अंग हैं जिन्हें कोशिकांग बोलते हैं, उन्हें रखने के लिए एक झिल्ली न चाहिए होती है। वो झिल्ली एनिमल सेल में भी होती है और प्लांट सेल में भी होती है, तो वो झिल्ली दोनों में होती है, इसीलिए देखो दोनों में है। ठीक है, तो झिल्ली एक हो गई कोशिका झिल्ली, ये दोनों में पाई जाती है। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, ऊर्जा इन्हें भी चाहिए, ऊर्जा इन्हें भी चाहिए, ऊर्जा इन्हें भी चाहिए, ऊर्जा इन्हें भी चाहिए, ऊर्जा हमें भी चाहिए। ठीक है, तो ऊर्जा कौन बनाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगी। कैसे बनाएगी? हम ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ले लेगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया को दे देगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब्स चक्कर चलाएगी, उससे 38 एटीपी निकलेंगे और 38 एटीपी ग्लूकोज का निर्माण करेंगे और ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिल जाएगी। इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा देती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाई जाती है, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी। ठीक है, उसके बाद में है राइबोसोम। हमने आपको बताया था कि राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। लेकिन राइबोसोम इनमें जो पाया जाता है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, वो 80S राइबोसोम पाया जाता है। हमने आपको बताया था कि राइबोसोम 2 प्रकार का हो सकता है, एक 70S एक 80S। 70S और 80S इनको पहचानने के प्रतीक होते हैं। 70S वे राइबोसोम होते हैं जो बिना सूक्ष्मदर्शी के देखे नहीं जा सकते। 80S वे राइबोसोम होते हैं जो सूक्ष्मदर्शी के बिना भी देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप राइबोसोम समझ गए, प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, अगला है ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे शॉर्टकट में बोलते हैं ER। ये जो अंदर आप जाली देख रहे हैं, अंतःप्रदब्य जालिका, इसी को बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रदब्य जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये क्या करती है? आंतरिक सहायता करती है। देखिए, जिस तरीके से आप मकान बनाते हैं तो उसमें पिलर वगैरह दे ही देते हैं, क्योंकि मकान की मजबूती बढ़ जाती है। तो उसी प्रकार से कोशिका के कोई भी अंग आपस में लड़े ना भिड़े ना, इसलिए एक जाली होती है जिसे अंतःप्रदब्य जालिका बोलते हैं, वो दोनों में होती है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। अगला है गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी क्या करता है? गाल्जी बॉडी ऊर्जा का परिवहन करता है। हमने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है, और गोल्जी बॉडी ऊर्जा, शरीर का जो पार्ट चल रहा होता है, जो अंग चल रहा होता है, उसकी ऊर्जा ज्यादा खर्च होती है, तो उसे ऊर्जा ला लाकर बचे हुए स्थान से देता है। कौन? गोल्जी बॉडी। इतना समझ गए? ठीक है, अगला है केंद्रक। केंद्रक पूरे कोशिका को चला के चलता है। हमने बताया था, स्कूल का उदाहरण दिया था, देश का उदाहरण दिया था कि स्कूल का प्रिंसिपल, देश का प्रधानमंत्री, ये केंद्रक का ही कार्य करते हैं। ये पूरे घर, देश और स्कूल को चला के चलते हैं। अगर यही ना हो तो संस्था चलेगी? नहीं चलेगी। तो इसी प्रकार कोशिका का जो केंद्रक यानी कि सेंटर मैन होता है, वो न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक होता है। वो पूरी कोशिका को लेके चलता है, सभी कोशिकांगों को अपने दबा के रखता है कि भैया अपना अपना काम करो। ठीक है, केंद्रक समझ गए? ठीक है, उसके बाद में ये सेंट्रोसोम। क्या है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को हिंदी में कहते हैं तारक काय। क्या कहते हैं? तारक काय। तारक काय क्या करता है? ये केवल कोशिका विभाजन करता है। अब कोशिका विभाजन इन्हें भी चाहिए, कोशिका विभाजन इन्हें भी चाहिए, कोशिका विभाजन हमें भी चाहिए, क्योंकि जब कोशिकाएं ही नहीं होगी, कोशिका नहीं होगी तो कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगी, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगी तो ऊर्जा नहीं बनेगी, ऊर्जा नहीं बनेगी तो पावर कहाँ से मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी कहाँ से? शक्ति कहाँ से मिलेगी? हम कहाँ से काम करेंगे? ठीक है, तो सेंट्रोसोम यानी कि तारक काय जो कि कोशिका का विभाजन करता है, वो भी दोनों में पाया जाता है। केंद्रक भी दोनों में पाया जाता है, गोल्जी बॉडी भी दोनों में पाया जाता है, ER भी दोनों में पाया जाता है, राइबोसोम भी दोनों में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में पाया जाता है, कोशिका झिल्ली भी दोनों में पाई जाती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हमारा कोशिका पार्ट 3 देखिएगा। ठीक है।